जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आज से मैं केमिस्ट्री की एक नई टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि आपकी बहुत डिमांड थी कि सर आप टेस्ट सीरीज़ केमिस्ट्री पे अपलोड कीजिए। और दूसरा आपका एक डिमांड था कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो बनाइए। तो आपके इस दोनों डिमांड को देखते हुए मैंने आज से केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है, और इसके अलावा दोनों लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, आपकी तैयारी अच्छे से होगी। तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए इस तरह के यूज़फुल वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन, दैट मीन्स एमार्फस सॉलिड। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टली ठोस है। तो क्लास 11th या 12th में आप लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, और उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ठोस होते हैं उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टली और अक्रिस्टली। मतलब कि क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमार्फस सॉलिड भी कहा जाता है। तो ये दो कैटेगरी है सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अक्रिस्टली ठोस है। तो आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो पहला है डायमंड, डायमंड एक क्रिस्टली ठोस है। ग्रेफाइट, ये भी एक क्रिस्टली ठोस है। उसके बाद थर्ड है ग्लास यानी कि कांच, इसे हम अक्रिस्टली ठोस कहेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लास है। ग्लास को सूडो सॉलिड भी कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, एमार्फस सॉलिड आर नोन एज, अक्रिस्टली ठोस के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर अक्रिस्टली ठोस का दूसरा नाम पूछा हुआ है। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं, जैसे कि कांच के बारे में मैंने बताया था, उसे हम लोग स्यूडो सॉलिड बोलते हैं या झूठा ठोस भी बोलते हैं। और मैंने अक्रिस्टली ठोस अर्थात नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम एमार्फस सॉलिड भी कहते हैं, तो ये भी नाम कभी कभी पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो जो एमार्फस सॉलिड आल्सो नोन एज, तो यहाँ पर अक्रिस्टली ठोस के रूप में जाना जाता है सूडो सॉलिड, जिसे हम बोलते हैं झूठा ठोस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टली ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सही नहीं है। आप लोग अक्सर गलती कर देते हो, सही वाला टिक लगा कर आ जाते हो। तो ये चीज़ का ध्यान देना कि आपको ध्यान देना है इसमें कि कौन सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन में क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए पूछा गया है कि कौन सा दिया गया पॉइंट सही नहीं है। तो आइए सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है, दे हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ये निश्चित ताप पर पिघलते हैं। तो ये सही है, क्योंकि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एक निश्चित ताप पर ही पिघलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें गलत बताना है, जबकि ये हमारा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। दूसरा ऑप्शन है, दे सो एन आइसोट्रॉफी। तो अगर ये बात करें, ये विषम दैशिक होते हैं। विषम दैशिक का मतलब मैंने बताया है कि जो क्रिस्टली ठोस होते हैं, इन्हें हम किसी भी दिशा में काटेंगे तो अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आपको क्रिस्टली सॉलिड या फिर सॉलिड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स पढ़ने हैं या फुल चैप्टर आपको पढ़ना है, तो इस पे मैंने एकेडमिक के लिए क्लासेस बना रखे हैं। आप चाहे तो वहाँ पर जाके सॉलिड से रिलेटेड प्लेलिस्ट है, वहाँ पर हर पार्ट को देख सकते हैं, अपना बेसिक सही कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आपके लिए आने वाली जो प्रिपरेशन है वो हेल्पफुल रहेगी। तो मैं सॉलिड स्टेट का जो प्लेलिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर की ओर आई स्टार में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही है दूसरा। चलते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर, दे डू नॉट शो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये गलत है, क्योंकि जितने भी क्रिस्टली सॉलिड होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए दिया गया है ये गलत है, ये सही नहीं है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट पोसेस्ड बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टली ठोस पदार्थ का नहीं है।
तो यहाँ पर नहीं बताना है, मतलब गलत ऑप्शन बताना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आइसोट्रोपिक, अर्थात विभिन्न दिशाओं में समान गुण। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो विभिन्न दिशाओं में अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एनआइसोट्रोपिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है आइसोट्रोपिक, तो पहला ही ऑप्शन क्या है, गलत है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। तो सीधे हमारा राइट ऑप्शन है फर्स्ट, आइसोट्रोपिक। तो विभिन्न दिशाओं में समान गुण प्रदर्शित करना ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबर ऑफ बेसिक टाइप ऑफ क्रिस्टल आर, मूल क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या होती है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो जो मूल क्रिस्टल तंत्र होते हैं वो कुल होते हैं 7, लेकिन अगर हम ब्रेवे की अगर बात करें तो उन्होंने कुल 14 क्रिस्टलाइन सॉलिड बताए थे। तो आपको यहाँ पर याद करना है सिर्फ मूल क्रिस्टलीय तंतुओं की संख्या के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 7। परंतु यदि यही क्वेश्चन चेंज करके दे देता कि आपको बताना रहता ब्रेवे के अनुसार कितने क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो आपका जो राइट ऑप्शन होता वो होता 14, ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि कौन सा पूछा हुआ है, बेसिक पूछा है या ब्रेवे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज। तो NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो आपको बताना है कि NaCl जो क्रिस्टल है उसकी संरचना कैसी होती है। तो यदि आपने यह लेसन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको राइट आंसर पता होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फेस सेंटर्ड, अर्थात फलक केंद्रित। तो जो NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है वो होती है फलक केंद्रित। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट इज। तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो आपको बताना है कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है मीन्स BCC, इसमें कितने एटम होते हैं। तो आपको यदि ये नहीं पता होगा कि कैसे हम निकालते हैं एटम की संख्या, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। मैंने पहले ही बताया कि आप अगर बेसिक अपना स्ट्रांग रखेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है। आप कितने क्वेश्चन रट सकते हैं बताइए। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पहले अपनी बेसिक को स्ट्रांग कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर सिंपली समझा दे रहा हूँ कि जो BCC होता है, जितने भी क्यूब होते हैं, क्यूब के जो 8 कोने होते हैं उसमें आपके 8 परमाणु हुए, ठीक है, और एक परमाणु इनके सेंटर में होता है। तो जो कोनों पर होते हैं उसका केवल 1/8 भाग ही अंदर होता है। तो 1/8 गुणे 8 कर देंगे, कोनों पर 8 है। तो हमारा हो गया एक परमाणु, मतलब जितने कोनों पे परमाणु हैं सिर्फ उनमें एक ही परमाणु हो जाएगा अंदर, क्योंकि सबका 1/8 भाग अंदर है। तो 1/8 गुणे 8 करेंगे तो अगर इनका देखें कंट्रीब्यूशन तो केवल एक ही परमाणु का कंट्रीब्यूशन होगा। अब उसके बाद जो सेंटर में परमाणु है उसका पूरा भाग इस क्यूब के अंदर है, तो एक उसको ले लेंगे। तो एक कोनों वालों का हो गया और एक जो बीच में परमाणु है उसका। तो कुल मिलाकर जो BCC है अर्थात बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें 2 परमाणुओं की संख्या होगी, अर्थात इसमें जो परमाणुओं का योगदान रहेगा वो 2 रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 है। तो यदि आपको यहाँ पर ये पॉइंट समझ में नहीं आया है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को देख लीजिए, आप अपने बेसिक को क्लियर कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक दैट्स मीन BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इज। तो घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर जो BCC क्रिस्टल है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को पूछा हुआ है। तो आपको BCC का समन्वय संख्या बताना है। तो याद रखिएगा, जो क्रिस्टल संरचना अलग चीज़ है और समन्वय संख्या अलग चीज़ है। कोऑर्डिनेशन संख्या ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप उससे उसे याद कर लीजिए और उस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उनको सॉल्व कर सकें। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात समन्वय संख्या होती क्या है। तो कोई एक परमाणु है, अपने चारों तरफ कितने परमाणु से जुड़ा है वही कहलाता है समन्वय संख्या। मतलब कि हम हो गए, हम अपने पड़ोस में कितने लोगों से जुड़े हैं। अगर हम 6 लोगों से जुड़े हैं तो हमारी समन्वय संख्या है 6। तो यहाँ पर आपको अलग अलग जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी समन्वय संख्या पूछी जाती है, आपको बतानी होती है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, जैसे कि जो सिंपल क्यूब है Sc है, रॉक साल्ट है, सोडियम है या फिर साल्ट है, मतलब जितने S वाले हैं आपको दिख रहा है
उनकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो एस को चाहे तो हम 6 की तरह देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, मतलब सिंपल क्यूब में जितने भी आ गए, सॉल्ट है, सोडियम है, इन सब की जो समन्वय संख्या होती है वो होती है 6। अब वही बात करें हम BCC की, तो BCC की जो समन्वय संख्या होती है वो होती है 8। अब आपको मैं बता देता हूँ ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। जैसे B है तो B आपको कैसे लगता है, 8 की तरह लग रहा है ना, मतलब B को हम 8 की तरह देख सकते हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं B से 8 की तरह, ठीक है। तो BCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 8। तो सिंपली आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर ट्रिक से याद करना है तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद है FCC, HCP, CCP, इन सब के कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 12। तो इस तरह से आप सिंपल क्यूबिक जिसका 6 होता है, BCC जिसका होता है 8, और FCC, SCP और CCP इनके होते हैं 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। आप इन्हें याद कर लीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है BCC का पूछा है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा B, 8। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अर्थात फलक केंद्रित एक कोष्ठिका क्यूबिक संरचना में प्रति यूनिट सेल पर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो जो FCC है उसमें परमाणुओं की संख्या आपसे पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा। तो हम सभी जानते हैं ये हमारा क्यूब है, ठीक है। क्यूब में हम सभी जानते हैं कि 8 कोनों पर परमाणु होते हैं, और मैंने बताया था कि जितने भी परमाणु हैं कोनों पर उनका केवल 1/8 भाग ही अंदर होता है, बाकी सभी चीज़ें बाहर होती हैं। तो कंट्रीब्यूशन उनका होता है 1/8 × 8। वहीं किसी भी क्यूब में 6 फलक होते हैं, मतलब 6 परमाणु इनके फलक के केंद्र में पाए जाएंगे, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। और जो फलक पे परमाणु होते हैं उनका आधा भाग अंदर होता है, आधा भाग बाहर होता है। तो यहाँ पर परमाणु का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो कोनों पर जो परमाणु हैं उनका कंट्रीब्यूशन है 1/8, और जो फलक पे परमाणु है उनका कंट्रीब्यूशन है 1/2। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 1/8 × 8 करेंगे जैसा कि पिछले में किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पर परमाणुओं का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1 कोनों वालों का। और वहीं जो फलक की बात करेंगे तो फलक पे मैंने बताया कि आधा भाग अंदर होता है, आधा भाग बाहर होता है, और फलक पर कुल परमाणु होते हैं 6। तो 1/2 × 6 करेंगे हम लोग। 1/2 करेंगे इसलिए क्योंकि आधा भाग अंदर है, आधा भाग बाहर है, और 6 इसलिए करेंगे क्योंकि कुल 6 परमाणु हैं। तो इस तरह से जब 6 का मल्टीप्लाई 1/2 में हम लोग करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 परमाणु। तो 1 परमाणु कोनों पर और 3 परमाणु फलक पर, तो टोटल हम करेंगे हमारा हो जाएगा 4। अर्थात जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है FCC, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे 4। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन A, 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट A एंड B इज क्रिस्टलाइज्ड। एटम A is situated at the corner and atom B is situated at the center of each face of the cube. What is the formula of this compound? तो पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझिए, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको हिंदी में भी बता दे रहा हूँ। A तथा B तत्वों से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें A घन के कोनों पर तथा Y परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित है। तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर हिंदी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक किया है, Y की जगह B होगा, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन में मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि एक क्रिस्टल है जिसमें A जो परमाणु है वो कोनों पर है और जो B है वो फलक के केंद्र पर है। तो आपको इस यौगिक का सूत्र बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो क्यूब आप जानते ही हैं। अब कह रहा है क्यूब में जो A है, ठीक, वो कोनों पर है। तो कोनों पर मैंने बताया कि 8 परमाणु होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ 1/8 होता है। मतलब कि 1/8 × 8 करेंगे तो आ जाएगा 1, मतलब एक ही परमाणु का कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक A परमाणु होगा, ध्यान दीजिएगा, परमाणु कितना, 1 होगा, सिर्फ 1। अब वहीं हम B की बात करें, B जो है फलक के केंद्र में है, और मैंने बताया था फलक 6 होते हैं, ठीक है, और उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ होता है 1/2। तो 1/2 × 6 करेंगे तो आ जाएगा 3। मतलब कि यहाँ पर जो B का कंट्रीब्यूशन है फलक में वो है 3। तो A का 1 परमाणु और B का 3 परमाणु,
ये दोनों उपस्थित हैं क्यूब में। तो इस तरह हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा AB3। AB3 क्यों बनेगा? क्योंकि A 1 परमाणु और B 3 परमाणु। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, AB3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसके फार्मूले को निकालेंगे। चूँकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो अगले वीडियो में हम इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने ये लेसन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इसको आप जितने भी टॉपिक हैं, खासकर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनको ज़रूर देख लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि आप कितने क्वेश्चन याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, ये डिपेंड नहीं करता, आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है उस पर डिपेंड करता है। तो आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप कंसेप्ट क्लियर करिए, आप क्वेश्चन को अधिक से अधिक सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।